हेलो, नमस्कार साथियों। मैं आपका साथी संजय रतिवाल। मैं आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस पे हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। हम पढ़ रहे थे महाराणा प्रताप के बारे में और हमने महाराणा प्रताप की जो पहले की जानकारी थी, शेरपुर की घटना तक जो सारी पढ़ ली। हल्दी घाटी का युद्ध पढ़ लिया, शेरपुर की घटना पढ़ ली, कुंभलगढ़ का युद्ध पढ़ लिया था, कौन किसकी तरफ से आता है, कौन युद्ध पढ़ता है, ये हमने सारी की सारी जानकारी पढ़ ली। शेरपुर घटना के बाद में आगे का जो युद्ध है वहां से प्रारंभ करते हैं। महाराणा प्रताप शेरपुर घटना के बाद में अब्दुल रहीम खान खाना को अकबर अपने पास वापस बुला लेता है और फिर एक बंदा और भेजता है। अकबर अभी तक शांत नहीं है। अकबर यह नहीं समझ पाया कि महाराणा प्रताप इतने आक्रमण, इतने कोशिश के बाद भी हाथ नहीं आ रहा है, तो ये बंदा हाथ नहीं आने वाला है। लेकिन अकबर फिर एक बार एक बंदा और भेजता है, अपना सैनिक भेजता है और वो सैनिक आता है। ये जो घटना पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं दिवेर का युद्ध। दिवेर के युद्ध की बात करें तो दिवेर के युद्ध में देखते हैं अकबर की तरफ से कौन आता है और क्या करता है। अकबर की तरफ से एक बंदा आता है, सुल्तान खान। सुल्तान खान नाम का अकबर अपना एक सेनापति भेजता है महाराणा प्रताप को पकड़ने, आक्रमण युद्ध में हराने के लिए। इस सुल्तान खान ने थोड़ा सूझबूझ दिमाग से काम लिया, लेकिन फिर भी यह सफल नहीं हो पाया। इसने आते ही इसने मेवाड़ में आते ही अपने 4 जगह कैंप डाले। 4 जगह अपने जो स्थान थे, डेरे थे, वो 4 जगह डाले। पहला डेरा डालता है ये देवल में देवल पड़ता है डूंगरपुर के अंदर। देवल पड़ता है डूंगरपुर के अंदर। इसके बाद में फिर ये देबारी स्थान पे एक कैंप और डालता है अपना। देबारी देबारी पड़ता है उदयपुर में। देबारी पड़ता है उदयपुर में। फिर तीसरा जो कैंप डालता है वो डालता है देसूरी पाली में। देसूरी पाली में अपना एक कैंप डालता है। मतलब इसका है कि अपन चारों तरफ से, चारों दिशाओं से घेर लेते हैं और घेरने के बाद हम महाराणा प्रताप को पकड़ सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं। फिर एक स्थान और मिलता है जो है दिवेर। दिवेर पे अपना एक कैंप डालता है। दिवेर पड़ता है राजसमंद के अंदर। दिवेर पड़ता है जी राजसमंद। चारों कैंपों के अंदर अपने सैनिक बिठा रखे हैं। दिवेर के अंदर सुल्तान खान खुद बैठा है अपना कैंप डाल के। लेकिन महाराणा प्रताप महाराणा प्रताप इस दिवेर पे मौका देख के आक्रमण कर देता है, छापा मार देता है, छापा मार 25 से छापा मार देता है इस दिवेर में। ये जो सुल्तान खान है ये अपनी सेना के साथ बैठा है। महाराणा प्रताप इस दिवेर के अंदर 1582 ईस्वी में आक्रमण कर देता है जी। आक्रमण कर देता है। आक्रमण करता है 1582 में। 1582 में तो दिवेर का जो युद्ध है ये 1582 में होता है। महाराणा प्रताप ने आक्रमण किया, सुल्तान खान के साथ युद्ध होता है। ये तब तक पूरे तैयार नहीं थे युद्ध के लिए, लेकिन अचानक आक्रमण होने से जैसे तैसे करके युद्ध में पहुंचते हैं, युद्ध के हथियार अपने हाथों में लेते हैं, महाराणा प्रताप की सेना का सामना करते हैं। इस युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप का जो पुत्र है अमर सिंह, अमर सिंह ये भी साथ में होता है। इस अमर सिंह ने इस सुल्तान खान का सामना किया और इस सुल्तान खान को अपनी तलवार से बीचों बीच बीचों बीच से चीर दिया था, बीच से चीर दिया था। सुल्तान खान के बारे में ऐसा कहा जाता है, सुल्तान खान अपने घोड़े पे था और अमर सिंह तलवार मारता है। तलवार इतनी खतरनाक मारता है
कि सुल्तान खान को बीच से चीर देता है, घोड़े पे बैठा था, घोड़े को भी दो हिस्सों में बांट देता है, अलग अलग कर देता है। ये था हमारा अमर सिंह। इतना खतरनाक योद्धा था अमर सिंह, फिर भी अमर सिंह को बहुत कम याद किया जाता है, लेकिन अमर सिंह को याद रखना है। ये दिवेर का युद्ध है। फिर इस दिवेर के कुछ अन्य नाम मिलते हैं। कर्नल जेम्स टोड हुआ है एक विद्वान, कर्नल जेम्स टोड एक विद्वान है जो इस दिवेर के युद्ध को कहते हैं मेवाड़ का मैराथन। मेवाड़ का मैराथन नाम देते हैं, मेवाड़ का मैराथन नाम देते हैं इस दिवेर के युद्ध को। ये जो युद्ध है दिवेर का युद्ध है, एक बार फिर देखते हैं। सुल्तान खान आता है, 4 स्थान पे अपने कैंप डालता है, देवल, देवारी, देसूरी और दिवेर 4 स्थान पे कैंप डालता है। महाराणा प्रताप दिवेर पे आक्रमण करता है 1582 के अंदर। 1582 में महाराणा प्रताप आक्रमण करता है। अमर सिंह जो महाराणा प्रताप का पुत्र है, ये महाराणा प्रताप के साथ में होता है। सुल्तान खान का सामना करता है अमर सिंह और घोड़े समेत बीच से दोनों को चीर देता है। इसका मतलब है इस युद्ध में भी जीता कौन है? महाराणा प्रताप जीतता है। फिर अकबर अपना एक और दूत भेजता है, अपना एक और सेनापति भेजता है महाराणा प्रताप को हराने के लिए। अभी तक जो है महाराणा प्रताप को जो है अकबर किसी भी प्रकार से नहीं पकड़ पाया है। महाराणा प्रताप के खिलाफ किसी भी प्रकार से विजय हासिल नहीं कर पाया है। फिर एक सेनापति और आता है, 1585 की बात है ये, 1585 ईस्वी की बात है। जगन्नाथ कछुआ आता है मेवाड़ पे आक्रमण करने के लिए, और ये मेवाड़ पर अकबर की तरफ से अंतिम आक्रमण था। जगन्नाथ नाम का आता व्यक्ति है जो मेवाड़ पे आक्रमण करता है। जगन्नाथ कछुआ आता है और ये मेवाड़ पर अंतिम आक्रमण करता है, अंतिम आक्रमण करता है जी। अंतिम आक्रमण होता है ये अकबर की तरफ से। जगन्नाथ कछुआ भी इस आक्रमण के अंदर कुछ सफलता हासिल नहीं कर पाता है। जगन्नाथ कछुआ को कुछ नहीं मिलता है आक्रमण के दौरान। जगन्नाथ कछुआ वापस जाता है, अकबर की तरफ वापस जा रहा होता है। वापस जाते वक्त इस जगन्नाथ कछुआ को एक बात की चिंता सता रही होती है कि मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। अकबर के दरबार में गया तो अकबर पता नहीं मुझे क्या सजा देगा, मुझे क्या कहेगा। और इस जगन्नाथ कछुआ की बीच रास्ते में ब्लड प्रेशर जो है थोड़ा हाई हो जाता है, शरीर का जो टेम्परेचर है ज्यादा हो जाता है, शरीर इस तरह की घटना को सहन नहीं कर पाता है, ऐसी कहानी है। और मांडलगढ़ मांडलगढ़ भीलवाड़ा में इसकी मृत्यु हो जाती है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में जगन्नाथ कछुआ की मृत्यु हो जाती है। इस मांडलगढ़ के अंदर ही जगन्नाथ कछुआ की छतरी बनी हुई है, और ये जो छतरी है 84 खंभों की छतरी है। 84 खंभों की छतरी है। 84 खंभों की छतरी दो है, एक छतरी और है जिसे न्याय की छतरी कहते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये ध्यान रखना, जगन्नाथ कछुआ आता है मेवाड़ पर, अंतिम आक्रमण होता है। जगन्नाथ कछुआ इसमें कुछ सफलता हासिल नहीं कर पाता। इसके बाद में जब जगन्नाथ कछुआ वापस जा रहा होता है तो इसको हार्ट अटैक आ जाता है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में इसकी मृत्यु हो जाती है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में ही जगन्नाथ कछुआ की छतरी है और 84 खंभों की छतरी है। इसके बाद में पढ़ते हैं आगे। इसके बाद की घटना की बात करें तो महाराणा प्रताप ने आमेर का एक क्षेत्र है मालपुरा पर कब्जा कर लिया था। मालपुरा क्षेत्र है आमेर का,
इस क्षेत्र पे कब्जा कर लेता है महाराणा प्रताप। इसके बाद में 12 वर्ष तक अकबर कोई आक्रमण नहीं करता है। 12 वर्ष तक अकबर कोई आक्रमण नहीं करता है, तो मतलब ये जो 12 वर्ष है ये प्रताप के, महाराणा प्रताप के शांति का समय है। शांति बन गई मेवाड़ में, कोई आक्रमण नहीं हो रहा है। तो महाराणा प्रताप ने आक्रमण न होने के कारण कुछ कल्चरबिलिटी की तरफ ध्यान देता है और कुछ निर्माण कार्य करवाता है। महाराणा प्रताप कुछ निर्माण कार्य करवाता है, तो वो पढ़ते हैं, निर्माण कार्य आते हैं, महाराणा प्रताप की सांस्कृतिक उपलब्धियों के अंदर आते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले महाराणा प्रताप ने क्या बनवाया। निर्माण कार्य की बात करते हैं, महाराणा प्रताप ने क्या बनवाया। अभी मैंने आपको बताया मालपुरा पर कब्जा कर लेता है। ये मालपुरा जो है आमेर का क्षेत्र है। इस मालपुरा के अंदर झालरा तालाब बनवाता है। झालरा तालाब का निर्माण करवाता है। मालपुरा झालरा तालाब का निर्माण, और यहीं पे नीलकंठ महादेव का मंदिर बनवाता है। महादेव का मंदिर बनवाया। नीलकंठ महादेव का मंदिर बनवाता है मालपुरा के अंदर। इसके बाद में पहले हमने पढ़ा था आवरगढ़ को अस्थायी राजधानी बनाता है, लेकिन अब शांति पूर्वक रह रहा है, तो नई राजधानी बनाई इसने। आवरगढ़ को छोड़ दिया, सब के अंदर बना दिया। नई राजधानी बनाता है चावंड को। नई राजधानी बनाई चावंड को। चावंड उदयपुर में है, चावंड उदयपुर के अंदर है जी चावंड। इसे नई राजधानी बनाता है, और यहाँ पे इस चावंड में चामुंडा माता का मंदिर बनवाता है। चामुंडा माता का मंदिर बनवाता है। चामुंडा माता का मंदिर बनवाता है। चावंड के अंदर मंदिर बनाने के बाद में यहाँ पे महल का निर्माण करवाता है। महल का निर्माण करवाता है। महल के बाद में यहाँ पे स्टेपवेल बावड़ी का निर्माण करवाता है। सीढ़ीदार कुएं का निर्माण करवाता है। ये जी है मेवाड़ के अंदर महाराणा प्रताप ने निर्माण कार्य करवाए थे। इसके बाद में देखें, नई राजधानी बनाता है चावंड को, और ये अंतिम राजधानी है। अंतिम राजधानी है चावंड जो है, अंतिम राजधानी है चावंड। इसके बाद में और देखते हैं, इसने चावंड में रहना अपना निवास स्थान बनाया, चावंड में रहता है। फिर चावंड के अंदर चित्रकला की शुरुआत करता है। चावंड के अंदर, और चित्रकार जो था वो भी देखेंगे कौन है। तो एक बार देख लेते हैं। मालपुरा आमेर के अंदर झालरा तालाब बनवाता है। नीलकंठ महादेव का मंदिर भी मालपुरा आमेर के अंदर बनवाता है। फिर अपनी नई राजधानी बनाता है चावंड उदयपुर में। चावंड के अंदर चामुंडा माता का मंदिर बनवाता है, महल बनवाता है, बावड़ी बनवाता है। चावंड जो है अंतिम राजधानी थी। चावंड जो अंतिम राजधानी थी। अब देखते हैं चावंड से मेवाड़ की चित्रकला की शुरुआत होती है। चावंड से मेवाड़ की चित्रकला शुरू होती है। प्रश्न पूछ लिया जाए, मेवाड़ की जो चित्रकला है वो कहाँ से प्रारंभ हुई थी, तो मेवाड़ की जो चित्रकला है वो चावंड से शुरू होती है। चावंड से शुरू होती है। इसके बाद में बात करते हैं इस चित्रकला का चित्रकार कौन था। तो चित्रकार की बात करें, चित्रकार कौन था। चित्रकार पेंटिंग बनाने वाला बंदा
कौन था? तो पेंटिंग बनाने वाला बंदा एक मुसलमान है, नासिरुद्दीन। कौन सा? नासिरुद्दीन नाम का बंदा है जिसने नासिरुद्दीन नाम का बंदा है जिसने मेवाड़ के अंदर चित्रकला की शुरुआत की थी चावंड से। ये पढ़ लिए निर्माण कार्य। इसके बाद में पढ़ते हैं महाराणा प्रताप के दरबारी कवि थे, उनके बारे में उन्होंने क्या लिखा, किस चीज की जानकारी किस ग्रंथ के अंदर मिलती है। तो ये पढ़ते हैं हमें दरबारी विद्वान के अंदर। चित्रकला का ध्यान में रखना, मेवाड़ की जो है चित्रकला कहाँ से प्रारंभ होती है, किसके शासन काल में प्रारंभ होती है? तो महाराणा प्रताप के शासन काल में प्रारंभ होती है। 1572 से 1597 तक का जो महाराणा प्रताप का काल है उसके अंदर चित्रकला का प्रारंभ होना है। आगे बढ़ते दरबारी विद्वान की बात कर रहे थे। दरबारी विद्वान पढ़ती हैं। दरबारी विद्वान कौन से हैं? तो इनका एक दरबारी विद्वान था चक्रपाणी। चक्रपाणी मिश्र। चक्रपाणी नाम का एक विद्वान है, कवि है। इसने कुछ ग्रंथ लिखे हैं। पहला मिलता है राज्याभिषेक। राज्याभिषेक लिखता है। इसके बाद में ये लिखता है मुहूर्त माला। इसकी एक और रचना, एक और ग्रंथ मिलती है, मुहूर्त माला। इसके बाद में मिलती है विश्व वल्लभ। विश्व 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 वल्लभ, विश्व वल्लभ नाम की। अच्छा, सीधा लिख दिएगा, लब लिख दिएगा, आगे कर देते हैं इसको। विश्व वल्लभ नाम का ग्रंथ लिखता है। ये जो विश्व वल्लभ है ये उद्यान विज्ञान का है। उद्यान विज्ञान की जानकारी देता है। किसकी जानकारी देता है? ये देता है जी उद्यान विज्ञान की जानकारी। और देखते हैं इनके दरबार के अंदर एक कवि होती हैं हेमरतन। हेमरतन सूरी। हेमरतन सूरी नाम का एक कवि होता है। यह लिखता है गोरा बादल री, गोरा बादल री चौपाई। गोरा बादल री चौपाई। गोरा बादल री चौपाई लिखता है। और इस गोरा बादल री चौपाई का जो सारा का सारा खर्चा होता है, सारा का सारा खर्चा देने वाला व्यक्ति है ताराचंद। भामाशाह का भाई है ताराचंद। इसने इस गोरा बादल री चौपाई का सारा खर्चा दिया था। इसके बाद में एक कवि और पढ़ते हैं शादुलनाथ। शादुलनाथ के बारे में, शादुलनाथ के बारे में पढ़ते हैं। शादुलनाथ त्रिवेदी है जी, त्रिवेदी है, ध्यान में रख लेना। शादुलनाथ त्रिवेदी। इसके बारे में मंडोर जागीर, मंडोर जागीर दान में दे दी थी इसको। इसकी जानकारी मिलती है। ये जानकारी जो मिलती है 1588 उदयपुर का एक अभिलेख है, उससे जानकारी मिलती है कि साधुनाथ त्रिवेदी को मंडोर की जागीर दी थी। इसके बाद में महाराणा प्रताप के दरबार के अंदर चारण कवि भी थे। दो दो भाई थे, माला साधु और रामा साधु, चारण कवि। माला साधु व रामा साधु दो भाई थे, जो दोनों के दोनों महाराणा प्रताप के दरबारी कवि थे और दोनों चारण कवि थे। इसके बाद में बात करते हैं महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है 19 जनवरी 1597 को। तो एक बार ये ग्रंथ देख लेना, चक्रपाणी मिश्र का राज्याभिषेक, मुहूर्त माला, विश्व वल्लभ जो है उद्यान विज्ञान के बारे में है, हेमरतन सूरी लिखता है गोरा बादल री चौपाई जिसका सारा खर्चा देता है ताराचंद।
और उसके बाद में मिलती है सादुलनाथ द्विवेदी, मंडोर की जागीर के बारे में जानकारी मिलती है, मंडेर की जागीर के बारे में जानकारी मिलती है। 1588 उदयपुर का एक अभिलेख है जिससे मिलती है चारण कवि थे, इसके दरबार में दो भाई थे, माला साधु व रामा साधु। अब पढ़ते हैं महाराणा प्रताप की मृत्यु। महाराणा प्रताप की मृत्यु मैंने आपको बताई 19 जनवरी 1597 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है जी, इनकी मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जाता है इन्होंने 57 वर्ष की बात करती है, 57 वर्ष की बात करती हैं। सर ये आपने 57 वर्ष यहाँ पे किस कारण लिखा? 57 वर्ष की बात करती हैं तो मैंने आपकी कल की क्लास में बताया था कि मैं आपको महाराणा प्रताप के बारे में एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो महाराणा प्रताप में लागू होती है, अन्यथा नहीं होती है। महाराणा प्रताप का जन्म होता है 9 मई 1540। ये ईस्वी आया है, ईस्वी आया है। अब बात करें विक्रमी संवत की बात करती हैं, विक्रमी संवत की बात करती हैं तो विक्रमी संवत निकालने के लिए ईस्वी के अंदर 57 वर्ष जोड़ दिए जाती हैं। तो ये जो 1540 है इसका विक्रम संवत निकालें तो आता है 1597। ये 57 ऐड करने पे जो मम्मी वाला कैलेंडर होता है, हिंदी कैलेंडर होता है, उसका सन आ जाता है। इधर इसकी मृत्यु हो रही है 1597 के अंदर, इधर विक्रमी संवत में जन्म हो रहा है 1597 के अंदर। तो महाराणा प्रताप के बारे में ऐसा कहा जाता है, ऐसा कौन सा राजा है जिसका जन्म एक ही सन में होता है और एक ही सन में मृत्यु होती है? जिसका जन्म एक ही सन में होता है और एक ही जन्म में मृत्यु होती है। तो 1597 विक्रमी संवत में जन्म होता है और 1597 ईस्वी में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। तो ये भी ध्यान रखना है, तब मैंने इधर 57 लिखा था। 57 वर्ष 1540 में जोड़ते ही जो मम्मी वाला कैलेंडर है उस कैलेंडर का सन आ जाता है। और पढ़ती हैं इसके बारे। महाराणा प्रताप की छतरी बनी हुई है बारडोली के अंदर। बारडोली में महाराणा प्रताप की छतरी है और ये जो छतरी है ये 8 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की छतरी है जी? 8 खंभों की छतरी है। और पढ़ती हैं इनके बारे में आगे। ऐसा कहा जाता है कि अकबर ने जिते किले जिते क्षेत्र पे अधिकार किया था, महाराणा प्रताप ने अपनी मृत्यु से पहले सारे के सारे किले वापस ले लिए थे, लेकिन चित्तौड़ व मांडलगढ़ नहीं ले पाया था। चित्तौड़ व मांडलगढ़ जो है ये 2 किले वापस नहीं ले पाया था। बाकी जीता क्षेत्र अकबर ने जीता था, जितने क्षेत्र पे कब्जा किया था सारा का सारा महाराणा प्रताप अपने हिस्से के अंदर ले लेता है, लेकिन ये 2 किले बच जाते हैं। इतने में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। फिर अकबर का एक दरबारी कवि है, दुर्सा आडा नाम का कवि है, ये बताता है कि जब अकबर को पता चला कि महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई है, अकबर को पता चला कि महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई है तो अकबर का मुख उतर गया था। दुर्सा आडा कहता है ये बात कि मैं वहीं पे था जब अकबर को पता चला कि महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई है, तो अकबर का मुख उतर गया था, आंखों में आंसू आ गए थे, आंखों के अंदर आंसू आ गए थे। अकबर भी महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद में दुखी होता है। ऐसा हिंदू प्रतापी राजा जिसकी आज मृत्यु हो गई है, जिसे हम पकड़ने में सफल नहीं हुए, उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। इसके कारण अकबर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अकबर का मुख जो है उतर जाता है, उदास हो जाता है। फिर चूरू के प्रसिद्ध कवि हुए हैं
कन्हैया लाल सेठिया ने एक रचना लिखी है पाथल, जिसमें महाराणा प्रताप शब्द का उपयोग करता है। पाथल कहता है, महाराणा प्रताप को पाथल कहा जाता है। राजस्थान में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला, राजस्थान के अंदर खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान जो पुरस्कार है वो महाराणा प्रताप पुरस्कार है। लिख देते हैं इधर, राजस्थान में खेल क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार महाराणा प्रताप पुरस्कार है। महाराणा प्रताप पुरस्कार है। महाराणा प्रताप पुरस्कार है। महाराणा प्रताप पुरस्कार है। महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार है, जो राजस्थान के अंदर खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है। ये है जी महाराणा प्रताप की सारी जानकारी। आशा करता हूं आप सभी साथियों को मेरी ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप में से किसी साथी ने हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि आपको क्लास के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो धन्यवाद साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवाल।